आज की जो कहानी है ये 10 जुलाई 2023 की है। नवी मुंबई उरई का एक इलाका उरई पुलिस थाने के अंदर सुबह 7 बजे एक कॉल आता है। ये कॉल एक अननोन पर्सन का था। जो लड़का फोन कर रहा था पुलिस वालों को ये सूचना दे रहा था कि उरई के ही इस पुलिस थाने के इलाके में एक लावारिस हालत में लाश रोड के किनारे पड़ी हुई है। लाश देखने में एक औरत की है। ये बात सुनते ही पुलिस थाने में जितने भी अधिकारी थे उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फोन लगाया। पूरी एक पुलिस की टीम उस रुख की तरफ अपने गाड़ी को, अपने टीम को लेकर के रवाना हो जाती है जहां पे उस महिला की लाश पड़ी। उरन पुलिस थाने के सभी अधिकारी, पुलिस टीम जब इस वारदात किए गए इलाके में पहुंचती है, मौकाए वारदात पे जब इस लाश की शिनाख्त करती है तो वो एक 54-55 वर्षीय महिला की लाश थी। लाश के आसपास कोई भी ऐसा संदेहास्पद चीज नहीं मिलता है जिससे कि महिला के व्यक्तित्व, महिला के बारे में पता लगाया जा सके कि वो कहाँ की है, कैसी है और कौन सी जगह की रहने वाली है। लाश के ऊपर कपड़े भी नहीं थे और कोई भी उसका एक सामान भी नहीं था जो इस तरफ इशारा करे कि ये लाश किस महिला की है। जब उस जगह के बारे में थोड़ा मुआयना किया जाता है, आसपास भी छानबीन की जाती है क्योंकि पुलिस छोटे से छोटे क्लू को खोज लेना चाहती थी ताकि ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो थोड़ी ही दूरी पे एक चश्मे का डब्बा मिलता है, यानी कि जब आप चश्मा बनवाते हैं तो वो जो चश्मे का केस होता है वो हर दुकानदार अपना एक अलग बनवा के रखता है जिसपे चश्मे के दुकान का नाम, नंबर सब कुछ होता है। तो ऐसा ही एक चश्मे का केस मिलता है जिसको पुलिस एविडेंस के तौर पे मौके वारदात से कलेक्ट कर लेती। इसके बाद पुलिस की टीम जितने भी जो एविडेंस उनके हाथ लगते हैं कलेक्ट करने के बाद इस महिला के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम का इंतजार किया जाता है और इधर जो चश्मे का केस मिला था उसके बारे में भी थोड़ी खोजबीन शुरू कर देती है। पुलिस की एक टीम बनाई जाती है जो कि इस चश्मे पे लिखे हुए नंबर और नाम के पते पे पहुंचने की कोशिश करती है जहां का ये चश्मा बनाने का केस था। जब ये चश्मा जिस दुकान का था वहां पे पुलिस इस डब्बे के साथ पहुंचती है, अब चश्मा बनाने वाले जो दुकानदार होते हैं उनसे थोड़ी बातचीत की जाती है। ये केस दिखाया जाता है। केस दिखाने के बाद महिला की, चूंकि पुलिस के पास तस्वीर भी थी, तस्वीर भी साथ में दिखाई जाती है। खोजबीन के लिए पुलिस सारी ही वारदात को बयां करती है कि ये महिला की लाश मिली है और क्या ये आपके यहाँ से चश्मा बनवाया करती थी। पुलिस के सवालों को देखते हुए जो चश्मे के दुकानदार थे, चश्मा बनाने के दुकानदार, वो पूरी सच्चाई बयां करते हैं। वो उनका कहना था कि ये महिला उनकी रेगुलर कस्टमर है, साथ ही साथ ये चश्मा बनाने के लिए हमेशा आया करती है दुकान पे। चश्मे सालों से ये यही बनवाया करती थी। साथ ही उसका जो नंबर है वो भी दुकानदार के पास मौजूद था और पता भी था क्योंकि जब वो चश्मा बनवाती थी दुकानदार बिल बनाता था और बिल के ऊपर उसकी डिटेल भी लिख दी जाती थी। इस बिहाफ पे अब पुलिस के पास जो औरत मरी थी उसकी आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, उसका पता मिल जाता है, उसका नंबर मिल जाता है और उसकी शिनाख्त भी हो जाती है कि वो कहाँ की रहने वाली थी। जब पता लगता है कि ये महिला मुंबई की ही रहने वाली है, मुंबई में एक पिरकोन सरदे गांव नाम का जगह है जहां की ये महिला रहने वाली है। अब इस पते पे पुलिस की एक टीम पहुंचती है। पुलिस की टीम जब इस महिला के घर के एड्रेस पे पहुंचती है जो दुकानदार ने दिया था, तब ये घर आगे से बंद था, मतलब घर के मुख्य द्वार पे ताला लटका हुआ था, घर में कोई भी नहीं मिलता है। आस पड़ोस में बातचीत की जाती है, पुलिस और पता लगाने की कोशिश करती है इस महिला के बारे में। तो पड़ोसी का कहना था कि यह महिला 10 जुलाई से दिखाई नहीं दी है। सुबह 10 बजे ये पड़ोस में पड़ोसियों को बोल के गई थी कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रही है। उसके बाद इस महिला को बिल्कुल भी किसी ने नहीं देखा और तब से ये घर बंद भी है। दूसरी तरफ पुलिस के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी तब तक आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है कि इस महिला को बहुत ही पास से सर में 2 गोलियां लगी हैं और साथ ही साथ इसके गले पे
जख्म के निशान भी है, गले को भी धारदार हथियार से काटने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस महिला को कौन मार सकता है, क्योंकि महिला अकेले ही अपने घर में रहा करती थी। उसकी एक इकलौती बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, और महिला को अगर कोई गोली से मारता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उसका गला रेतने का भी जो डबल एक तरह से श्योरिटी ऑफ मर्डर की उसका मौत हुआ है या नहीं, इस तरह से क्रूरता से कौन उसकी हत्या कर सकता है। अब पुलिस थोड़ी और छानबीन के लिए महिला का जो नंबर बरामद हुआ था, इससे उसकी CDR और कॉल डिटेल्स को खंगाला जाता है। इस कॉल डिटेल्स में जो सबसे ज्यादा 10 जुलाई के आसपास एक नंबर मिलता है, वो एक ऐसे इंसान का था जिस पे वो महिला लास्ट बार भी बात कर चुकी थी। अब इस नंबर को डायल किया जाता है, और जब नंबर डायल किया जाता है तो पुलिस को एक बहुत बड़ी, इस केस में जो नंबर को डायल किया जाता है, डायल करने के बाद पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा और सफलता लगता है। ये जो नंबर था उसके दामाद का था, क्योंकि पड़ोसियों के द्वारा ये बताया गया था कि उसकी बेटी तो है, इकलौती बेटी है, उसकी शादी हो गई है, लेकिन उसका पता नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से पुलिस परिजनों से नहीं मिल पा रही थी, उनकी जानकारी या उनके बयान नहीं दर्ज कर पा रही थी। अब जब पता लगता है पुलिस को कि ये नंबर उनके दामाद का है, दामाद से बात भी हो जाती है, तब उसको पूछताछ के लिए थाने बुला लिया जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जो महिला मृत थी उसके दामाद से पूछा जाता है उसका नाम, उसका पता। तो दामाद का नाम आता है मयूरेश अजीत गंभीर, और साथ ही जो महिला मृतक जो मर चुकी थी उसका नाम था भारती अंबोकर। अब पुलिस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है इस पूरी ही जो हत्या का प्रकरण था, वो कैसे आगे इस हत्या के जो साजिश करता है उस तक पहुंच पाए। इसके लिए शुरुतिया जांच में दामाद से कुछ पूछताछ किए जाते हैं। उससे पूछा जाता है कि आपकी जो लास्ट कॉल हुई थी, जो महिला मरी है, उनके नंबर पे तो क्या बातचीत हुई थी। उस दौरान दामाद कहता है कि मैं बस उन्हें उनकी बेटी से मिलवाने ले जाने वाला था, जिस विषय में मेरी बात हुई थी। लेकिन जब ये पूछताछ हो रही थी तब महिला के दामाद का यानी मयूरेश का जो बॉडी लैंग्वेज था वो बिल्कुल सही नहीं था, जिसकी वजह से कई क्वेश्चन पे वो घबराता भी है, सहम जाता भी है और रुक जाता भी है, जिसकी वजह से पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन थी इसमें पुलिस को थोड़ा आभास हो रहा था कि ये कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। अब इसके बाद थोड़ी सख्ती से और पूछताछ की जाती है कि लास्ट बार आपके कॉल के बाद वो महिला घर से निकली और फिर उसकी हत्या हो गई, तो आप सच बताइए कि क्या क्या हुआ था। इस पे अब मयूरेश टूट जाता है और बताना शुरू करता है कि भारती जो उसकी सास थी वो उसकी बेटी से यानी कि मयूरेश की पत्नी से मिलना चाहती थी। मयूरेश की पत्नी गर्भवती थी, जिसकी वजह से वो बार बार अपनी बेटी से मिलने के लिए दामाद को परेशान करती थी, और इसके अलावा वो अपने आप से ये चिंता में रहती थी कि उसकी बेटी कैसी है, उसकी देखभाल करनी है, वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसी के साथ रहने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से दामाद थोड़ा परेशान हो गया था। और इस कारण से उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं सास की हत्या कर दूं, क्योंकि वो कह रहा था मयूरेश कि मुझे बार बार इस बात से टॉर्चर करती थी कि वो साथ में ही हमारे रहना चाहती है उसकी बेटी के साथ। मयूरेश साथ में ये भी बताता है कि 10 जुलाई को मेरी उनसे बात हुई थी और मैंने भारती को उनकी बेटी से मिलवाने के लिए घर से ड्रॉप भी किया था, साथ में मेरे कुछ दोस्त भी थे। इसके बाद मैंने उनको गाड़ी में बैठाया, कुछ दूरी पे उनको लेकर के गया, एक सुनसान जगह पे गाड़ी को रोका और उनके सर में 2 गोलियां मैंने मार दी। जब वो गोली लग गई थी फिर मुझे लगा कि ये मरी है या नहीं, इसके लिए मैंने उनका गला भी रेत दिया। इस बिहाफ पे जब पुलिस को इतनी आसानी से सब बयां वो कर रहा था तो पुलिस को लगा कि शायद ये केस सॉल्व हो गया है। इसके बाद पुलिस ने मयूरेश को अरेस्ट कर लिया, उसके दोस्त को भी अरेस्ट कर लिया, उसके बयान को भी दर्ज कर लिया और पुलिस को लगा कि शायद ये केस अब सॉल्व हो चुका है। लेकिन कुछ अधिकारी पुलिस के ऐसे भी थे जिनके दिमाग में एक सवाल खटक रहा था। उन्होंने सोचा कि जब मयूरेश की जो सास है भारती वो उसकी बेटी से मिलना चाहती थी, तब
तब मयूरेश को क्या दिक्कत थी कि वो मिलने नहीं देना चाहता था, और क्यों केवल इतनी छोटी बात से कोई किसी का हत्या कर सकता है, क्या ये सही बोल भी रहा है या नहीं। इस बिना पे पुलिस के कुछ अधिकारी ने फिर से मयूरेश को शक के आधार पे और कड़ी पूछताछ करने का निर्णय लिया, और जब उससे थोड़ी सख्ती से और पूछताछ की गई कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है, हमें उसके भी बयान लेने हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा सा बात है जो तुम बता रहे हो और इस पे किसी की हत्या हो जाए ऐसा हम नहीं मान सकते, तो हम उनकी बेटी से मिलना चाहते हैं भारती की, और उससे भी बयान लेना चाहते हैं। अब जो मयूरेश था वो थोड़ा इस सवाल पे और घबरा जाता है और इसके बाद पुलिस को तोते की तरह सच बोलना शुरू कर देता है। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी से आपको नहीं मिलवा सकता और मेरी सास को भी नहीं मिलवा सकता था, इसीलिए मैंने उसको मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो अगस्त के महीने में ही मर चुकी है, यानी कि सास के मौत से 1 महीने पहले ही उसने अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार दिया था। जो उसकी पत्नी थी इसका नाम था प्रीति मयूरेश। प्रीति मयूरेश की जान पहचान बहुत सालों पहले लगभग 2014 में मयूरेश से हुई थी। कॉमन दोस्त के थ्रू इनकी जान पहचान हुई थी। कुछ दिन इनके बीच में बातचीत होती है, नंबर एक्सचेंज होता है, फिर ये प्यार मोहब्बत शुरू हो जाती है। प्यार मोहब्बत शुरू होती है और बाद में मयूरेश जो है प्रीति से शादी कर लेता है। लेकिन पुलिस अब मयूरेश की थोड़ी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश करती है। 2014 में पता लगता है कि जो मयूरेश था ये आर्मी में था, आर्मी का जवान था, लेकिन इसने अपने आप से ही, अपने निर्णय से ही वो जॉब को छोड़ दिया, यानी वहां पे रिजाइन दे दिया। रिजाइन देने के बाद चूंकि ये इसका माइंड जो था ये क्रिमिनल माइंड का थोड़ा था, इसे जो है थोड़ी ऐसी चीज़ों में, क्रिमिनल वाली चीज़ों में ही मन लगता था, थोड़ा बदमाश नेचर का था। इस वजह से 2014 में जॉब छोड़ने के बाद, इसने सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद आगे की अपनी ज़िंदगी अलग तरीके से जो है ढालने की कोशिश की। इस दौरान उसकी एक झड़प, एक बहुत बड़ा झगड़ा एक इंसान से हुआ। उस इंसान की इसने हत्या कर दी। इस वजह से 2014 में इसको जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद मुकदमा जो है वो लोअर कोर्ट में चला, हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट में सबूत जो थे वो पुख्ता नहीं थे, जिस वजह से इसका जमानत हो जाता है, ये बाहर आ जाता है। और इस दौरान जो प्रीति से इसकी मुलाकात होती है, प्यार मोहब्बत होता है, उस दौरान मयूरेश के पास 9 लाख रुपए होते हैं जो वो प्रीति को दे देता है जब वो जेल जाता रहता है। जेल से वापस आने के बाद वो शादी कर लेता है प्रीति के साथ और रहना शुरू कर देता है। कुछ दिन शुरुआत में दोनों की ही लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन फिर कोविड और कोरोना काल आ जाता है। इस दौरान इनकम के सोर्सेस मयूरेश के बंद हो गए थे। फिर वो अपनी पत्नी प्रीति को कहता है कि जो 9 लाख रुपए मैंने तुम्हें दिए थे वो अब मुझे वापस कर दो। लेकिन प्रीति बार बार इस बात को टाल रही थी, क्योंकि उसके पास 9 लाख रुपए नहीं थे, उसने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया था, और यही बात उसने अपने पति मयूरेश को भी बताई। लेकिन मयूरेश इस बात से काफी नाराज हो जाता है और प्रीति से लगातार झगड़ा करना शुरू कर देता है। अगस्त के महीने में झगड़ा काफी बढ़ जाता है, तो एक दिन मयूरेश प्लान बनाता है कि प्रीति को कहीं घुमा ले आऊं। घुमाने के बहाने उसे अलीगढ़ के एक लॉज में ले जाता है और अलीगढ़ में वो घुमाने के मनसे से प्रीति को ले जाता है, ऐसा उसे कन्विंस करता है। जब इस लॉज में दोनों पहुंचते हैं तब वहां पे प्रीति का गला दबा करके उसे ये मार देता है। उसके बाद उसकी बॉडी को कार में रखकर अलीबाग के ही एक पहाड़ी इलाके में जाकर के पहाड़ से धक्का देके इस लाश को फेंक देता है खाई के अंदर। इसके बाद जो उसकी माँ थी प्रीति की, वो लगातार अपनी बेटी को खोज रही थी, क्योंकि उस दौरान प्रीति प्रेग्नेंट थी। अब माँ को भी मयूरेश जवाब नहीं दे पा रहा था, ना उसकी बेटी से मिलवा पा रहा था। माँ का शक गहराता चला जा रहा था और माँ एक दिन मयूरेश को कहती है, यानी कि जो माँ होती है प्रीति की, भारती, ये मयूरेश को चेतावनी देने लगती है कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगी और तुमने मेरी बेटी को शायद ठीक से नहीं रखा है, इस वजह से तुम मुझे मिलवा भी नहीं रहे हो, मेरी बेटी कहाँ है। जब इस तरह से वो बार बार पूछने लगी तब फिर इसने दूसरी हत्या की साजिश रची और फिर भारती को भी मौका पाकर मौत के घाट उतार देता है। पुलिस
जब इस 2 डबल मर्डर केस को सुलझा लेती है, देश प्रदेश में जब ये केस खुलकर सामने आता है, तब लोगों को भी लगता है कि क्या बहुत ही गजब का काम पुलिस की टीम ने किया है। एक छोटी सी सबूत जो कि एक पुलिस चश्मे का केस बरामद करती है, उससे पूरा केस खुल जाता है। एक मर्डर की जो साजिश थी उसको सुलझाने की कोशिश में 2 मर्डर के आरोपी मुजरिम को पकड़ लिया जाता है। तो आज की जो कहानी थी ये यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें, खुशहाल रहें। मैं लेती हूं इस कहानी से इजाजत। अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।